अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राहे हक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मुक़द्दस चौधरी। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान बने हैं साहिवाल के हाफी मोहम्मद उमर मंजूर चौधरी, जो के प्रेसिडेंट है PFUJ साहिवाल और इसके साथ साथ शोबा वकालत से भी मुंसलिक हैं और इसके साथ दुनिया मीडिया ग्रुप के नुमाइंदे भी हैं साहिवाल में। और दूसरी जानिब हमारे मेहमान बने हैं वहीद गनी चौधरी, जंग जियो मीडिया ग्रुप के नुमाइंदे और जनरल सेक्रेटरी साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले आप दोनों गेस्ट को टाइम्स नाउ के स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपको हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें प्रोग्राम में मदऊ किया। आपकी वालदा हमारी बहन की तरह है और आपको हम देख रहे हैं, वो आपको ट्रेन कर रही हैं, अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। वहीद सर, अल्लाह की राह में खर्च करने का क्या तरीका होता है और इसकी क्या फजीलत है? अल्लाह की राह में खर्च करना ये सबसे बड़ी फजीलत है। एज ए मुसलमान हम ये समझते हैं कि हमारा ये दीनी फरीज़ा भी है कि जैसे कि रमज़ान का मंथ चल रहा है, आम दिनों में हम सदका खैरात करते हैं तो उसकी एक अपनी फजीलत है जो कि हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन अल्लाह करीम का ये हम पे इतना बड़ा एहसान है कि एक रमज़ान का मंथ चल रहा है तो इसमें सदका खैरात, उसकी जो दर्जात हैं, उसके जो सवाब की नीयत है, अल्लाह करीम ने वो कई गुना बढ़ा दी है एक मुसलमान होने की चीज़। हमें ये चाहिए कि हम आम दिनों में तो करते हैं लेकिन रमज़ान के मंथ में जितना भी हो सके सदका खैरात करें, ताकि अल्लाह करीम जो हमारी जो इस देखें इसमें आगे ईद आती है और जो मुखय्यर ज़रात उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि इसमें अपना बढ़ा चढ़ा कर हिस्सा पेश करें, ताकि जो जितने गरीब लोग हैं या जो बेचारे अपना वो गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं तो वो इसमें अपने जो बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकें, ईद के लिए कपड़े खरीद सकें, जूते खरीद सकें। हमें चाहिए, हमें इसलिए सदका खैरात ज़्यादा करना चाहिए कि वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो सकें, ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो सकें। तो ये इसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जी उमर सर, इस वक्त मुल्क को संगीन माशी हालात का सामना है जिसमें निचले तबके के लोग पिस चुके हैं। इन हालात में हुकूमत का और जो हमारे मुखय्यर हज़रात हैं उनका क्या रोल होना चाहिए? जी, इस वक्त आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मुल्क में इस टाइम महंगाई आसमान को छू रही है। हाँ जी। और जो गरीब लोग हैं, जिस बंदे की 20 से 25 हज़ार रुपये माहाना आमदन है जी, उसका बजट तो बनना नामुमकिन है। जी बिल्कुल। क्योंकि आप देखें, आटे का रेट देखें, जो अशिया ज़रूरिया हैं, सब्जियां, दालें, घी, इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा, गरीब बंदे का अभी जीना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। इसके लिए जो एक फलाही रियासत है उसका काम तो यह है कि वो अपने शहरियों को वो तमाम चीज़ें मुहैया करे जो उनकी बुनियादी चीज़ें हैं जी, ताकि वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सकें। इसमें हमारी बदकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसियां लाने में नाकाम रही है। और दूसरा, जो मुखय्यर हज़रात हैं वो तो बढ़ चढ़ के इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं और वो लोगों को राशन भी दे रहे हैं, लोगों को खाना भी खिला रहे हैं। बहुत सी साहिवाल में NGOs भी हैं, इंडिविजुअली तौर पे भी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जी। वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक इसको एक गवर्नमेंट मुनज़्ज़म अंदाज से नहीं करेगी तब तक ये लोगों का जो लाइफ स्टाइल है बहुत मुश्किल है जी। और इस टाइम तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं जी। वही सर, आम लोगों के मसाइल को एक सहाफ़ी का किस तरह उजागर करना चाहिए? एक सहाफ़ी को किस तरह उजागर करना चाहिए? देखिए जी, सहाफ़ी का जो मेन किरदार है वो है ही मसाइल को उजागर करना जी। तो जैसा कि आपने कहा कि आम लोगों के मसाइल को किस तरह उजागर करना चाहिए, हमें अपनी जो देखिए जिम्मेदारी है, जो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। वो चीज़ को देखे, परखे और उसके ऊपर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके हक़ाइक़ को सामने लेके आए। आम मसाइल जो लोगों के हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट इसलिए करना चाहिए कि आम लोग तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इतना ज़्यादा पिस चुका है, उसके जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें मुआशी उसके मामला तो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, उसका गुजर बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। महंगाई जिस तरह के 200-300 गुना बढ़ चुकी है, तो इस वजह से सहाफ़ी को ख़ास तौर पे जो आम लोगों के मसाइल हैं, जैसे महंगाई है, महंगाई पर जो काबू नहीं पाया जा रहा है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है,
اپنی مرضی کے من مانے ریٹ لگا رہے ہیں, چیزوں کو سٹاک کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی مرضی چیزوں کو فروخت کرتے ہیں. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. جہاں پہ انتظامیہ کی نظر نہیں ہے, گورنمنٹ کی نظر نہیں ہے, ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جس چیزوں کو تو دیکھا جا رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جرنلسٹ کا جو خاص کام ہوتا ہے, جو عام بندے کے مسائل ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ان کے اوپر اپنا پراپر ورک آؤٹ کر کے ان کو انتظامیہ کے جو ہمارے حلقہ باب ہیں, جو با اختیار لوگ ہیں, ان کے سامنے لے کے آنا چاہیے. عمر سر, اس وقت ملک کی عدلیہ میں بہت تقسیم پائی جاتی ہے. حکومت نے اس حوالے سے ایک نیا قانون بھی بنایا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں جی, جو ہماری ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, جی بالکل, عدالت عظمیٰ, اس میں ایک تقسیم ہے. ہر جج اپنے اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے جی, مختلف فیصلے دے رہے ہیں. اور ابھی جو آپ نے بات کہی کہ گورنمنٹ نے جو نیا قانون بنایا ہے, وہ جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں ان کو کم کرنے کی اس میں کوشش کی گئی ہے. جی, کہ چیف جسٹس جب بھی کوئی بینچ بنائیں گے یا سو موٹو پاور کو ایکسرسائز کریں گے تو اس میں وہ ایک کمیٹی کے ذریعے کریں گے. تو یہ قانون ایک تو وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. جی, اس میں یہ کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 191 بڑا کلیئر ہے جی, کہ سپریم کورٹ اپنے معاملات کو ریگولیشن کے لیے رولز خود ہی بنائے گی. جی, دوسرا, آئین پاکستان کا آرٹیکل 68 بڑا اس کا جو اسکیجول ہے اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات کے متعلق کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی. جی, اس لیے اب یہ قانون سازی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئی ہے, تو یہ الٹرا وائرس ڈکلیئر ہو جائے گی, ریپگننٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. جی, دوسرا, آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی ادارہ اس کا سربراہ ہمیشہ ایک ہوئے گا. جی, اس سربراہ کے پاس تمام اختیارات ہوئیں گے کہ وہ اپنے طریقے سے معاملات کو مینج کر سکے. گورنمنٹ یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے کہ انہوں نے ایک بندے کے پاس اختیار ہونا چاہیے, جی, اس اختیار کو ایک 3 رکنی کمیٹی کو دے دیا ہے. جی, تو دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, ایون دو کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اس کائنات کا خالق ہے, اس نے آئیڈیل سسٹم بنایا. اس نے جب ایک فیملی سسٹم بنایا تو اس میں بھی اختیار ایک شخص کو دیا ہے, جی, تاکہ نظام بہتر طریقے سے چل سکے. جی بالکل. تو اس لیے یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری عدلیہ میں بھی تقسیم ہے اور ہماری گورنمنٹ بھی اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے اپنے مفادات کے لیے. گورنمنٹ نے جو قانون بنایا ہے اس کا مقصد کوئی فیئرنس لانا یا عدلیہ میں بہتری لانا نہیں ہے, جی, وہ صرف جو عدلیہ میں اس ٹائم تقسیم ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. جی, وہی سر, اس وقت ملک کو سیاسی بحران کا سامنا ہے اور حکومت آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن نہیں کروا رہی, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 90 روز میں جب اسمبلی ٹوٹ چکی ہیں تو یہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. جی, حکومت اس میں لیت و لال سے کام لے رہی ہے, وہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی چونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ہماری جو اس وقت پوزیشن ہے وہ اتنی خراب ہے کہ اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو انہیں یقیناً شکست ہوگی. لیکن وہ اس چیز کو وہ یہ بات شو تو نہیں کروا رہے, انہوں نے جواز یہ بنایا ہوا ہے کہ چونکہ الیکشن ملک میں ایک ہی دن ہونے چاہیے, وہ 5 سال بعد ہونے چاہیے, تو الیکشن اس وقت ہونے چاہیے. اور ان کا الیکشن نہ کروانے کی وجہ یہی ہے کہ ان کی جو پروگرس ہے, ان کی جو حکومتی کارکردگی ہے وہ صفر ہے. تو عوام میں ان کی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ دن بہ دن گر رہا ہے. ان کے مقابلے میں جو ان کے ہیں عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں, ان کی مقبولیت دن بہ دن زیادہ بڑھ رہی ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم نے ایک مل کے حکومت بنائی ہے, ان کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو انہیں ایک مطلب شکست کا سامنا ہوگا. تو اس وجہ سے وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں. الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے, دیکھیں الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, اس وقت آئی ایم ایف دیکھ لیں, ہمیں وہ قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی اس وقت ہمارے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا ٹائم پیریڈ بڑا کم رہ گیا ہے. اور جو ہمارے دوست ہیں یا آئی ایم ایف ہے, اس کو وہ دیکھیں ہمیں پیسے کس لیے دے, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں پیسے دے رہا ہوں اس ملک کو تو مجھے آئیں گے کہاں سے. جی سر, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جتنا بھی ہمارا پاکستان چل رہا ہے وہ آئی ایم ایف کے اکارڈنگ چل رہا ہے.
जी IM के अकॉर्डिंग तो चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, हमारे मुल्क में रिजर्व भी नहीं है, जो मुल्क के रिजर्व खत्म हो चुके हैं। ठीक है, मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पे तबाही और तबाही के दहाने पे जा चुका है। IMF यही चीज देखना चाहता है कि अगर मैं इस वक्त आपको कर्जा देता हूं तो मुझे टर्न कैसे होगा, आपकी तो स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट आपका वो जो है मुस्तकिल मिजाजी इस वक्त नहीं है, इस गवर्नमेंट के जो टाइम पीरियड बड़ा कम है, तो वो इलेक्शन ना होने की वजह से सारी सूरत है। इलेक्शन हो जाएंगे, जो फ्रेश गवर्नमेंट आएगी, सारी बात उसके पास बड़ा मैंडेट होगा, उसके बाद 5 साल का टाइम होगा, तो लोग जो बाहर के हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, जो IMF है या इसके अलावा हमारे दोस्त मुल्क हैं, उनको पता होगा कि अब एक इस मुल्क में गवर्नमेंट है, ये 5 साल के लिए आई है, तो इसके साथ हम कंफर्टेबल तरीके से बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से भी हमारे जो मुआशी मसाइल है ना, दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इलेक्शन फौरी होना चाहिए, टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत लेट अगर हो भी जाए, वो उसमें कोई ऐसी बात। अगर इलेक्शन नहीं होते 90 दिन में तो मुल्क पर क्या असरात मरतब होंगे? जी, उसके असरात हमें नजर आ रहे हैं। जो इस वक्त जो महंगाई है, इस वक्त जो माशी हालात हैं, ये इसी की वजह है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, डॉलर की प्राइस जो देखें नहीं रुक रही। डॉलर इसी वजह से कि मुल्क में इस वक्त मुस्तहकम गवर्नमेंट नहीं है। मुस्तहकम गवर्नमेंट होगी तो ये अपनी जगह पे चीजें रुकेंगी, अदरवाइज चीजें ऐसे ही चलेंगी। वही सर, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। जैसे आपने कहा कि हुकूमत ये मौक़िफ़ अपना रही है कि इलेक्शन एक टाइम पे होने चाहिए। अगर इस हुकूमत की दलील को मान लिया जाए तो फिर तो पंजाब और KPK की असम्बलियाँ टूटनी ही नहीं चाहिए थी। जब CM ने असम्बलियाँ तोड़ी तो वो तोड़ी उन्होंने आइन के मुताबिक। अगर हमारे आइन की बुनियादी रूह ये हो कि इलेक्शन एक ही वक्त में तमाम असम्बलियों के होने हैं, तो फिर तो किसी भी सूबाई गवर्नमेंट के पास ये अख्तियार ही नहीं होना चाहिए कि वो असम्बली तोड़ सके। ठीक है। अब अगर हमारे आइन में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई असम्बली तहलील होगी तो दोबारा 90 रोज में इलेक्शन होगा, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट एक तकरीबन बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही है। अगर अभी इलेक्शन नहीं होते, 90 रोज में नहीं होते, 1 साल बाद हो जाते हैं जी, तो आइंदा आप लोग भूल जाएं कि कोई भी गवर्नमेंट कभी भी इलेक्शन टाइम पे करवाएगी। ठीक है। हमेशा ये जो जमहूरी गवर्नमेंट है ये काम हमेशा आमर करते थे। सारी बात है, जब ये वायलेट करेंगे, आइन को ये वायलेट करेंगे, अब ये कर रहे हैं, तो जो फिर उसके बाद गवर्नमेंट आएगी या जो भी सरबराह बनेगा तो वो भी इसी को फिर दोहराएगा, तो इससे मामला ज्यादा खराब होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए आइन के मुताबिक, जो आइन कहता है आइन के मुताबिक। अगर ये चीजें आइन के मुताबिक नहीं होंगी तो मुल्क के मुआशिलात दिन ब दिन खराब होंगे, और हमें नहीं लगता कि ये आने वाले वक्त में ये मामला बेहतर होंगे, ये खराबी की तरफ जाएंगे। दूसरा, हमारी जो हुकूमत है ये अपनी जाती अना और मफाद के लिए मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा कर रही है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के लिए 21 अरब रुपया भी नहीं है। दूसरा, हमारे मुल्क में दहशत गर्दी बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। अब इन हालात को देखते हुए दुनिया में क्या कोई बंदा हमारे ऊपर एतबार करेगा? जब आप खुद ही कह रहे हैं कि आपके मुल्क में दहशत गर्दी है जी, बिल्कुल, तो बाहर की दुनिया से कौन पागल शख्स होएगा जो पाकिस्तान आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा जी। इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, कोई टूर करने के लिए भी आएगा। जब आपकी हुकूमत ये कह रही है कि दहशत गर्दी के हालात हैं हमारे मुल्क में। दूसरा, अगर आपके पास 21 अरब रुपया भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने लोगों को ये बड़ा वाज़ेह बता दिया है कि हम लोग दिवालिया हो चुके हैं, हम लोग कंगले हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखिए ना, ये अपनी वो हुकूमत को अपने वक्त को दुआम देने के लिए किस तरह मुल्क के साथ खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इलेक्शन बर वक्त होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो जी। सर, माशी हालात की बात कर रहे थे, तो हुकूमत का मुफ्त आटा तकसीम प्रोग्राम में बहुत से लोगों की जाने गई हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, इसमें मेरी राय बड़ी मुख्तलिफ है। हुकूमत की ये जो पॉलिसीज होती हैं कि आपने आटा मुफ्त दे देना, कोई बाजार लगा लेना, रमजान बाजार लगा लेना, कोई और स्टॉल लगा लेने, ये मॉडल ही गलत है। कि अगर आपने अपनी आवाम को सब्सिडी देनी है तो आप एक चीज अनाउंस कर दें, फिर आपके गरीब लोग लाइनों में लगे रहें, और उसमें देखें कि इतनी गर्मी थी, भगदड़ मचने की वजह से बहुत से लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं।
हुकूमत को चाहिए था कि इससे आसान तरीका अपनाते जी, और लोगों को सब्सिडी डायरेक्ट दे देते। डायरेक्ट दे देते। उसकी मिसाल ये है कि गवर्नमेंट ने हर शख्स को या हर खानदान को आटे के 3 थैले फ्री दिए हैं, तो ये तकरीबन कोई 3600 के नज़दीक अमाउंट बनती है जी, हुकूमत इस रकम को लोगों को बराह रास्त दे सकती थी जी, उसमें लोगों को ये 3600 रुपये का बिल में सब्सिडी दी जा सकती थी। जी बिल्कुल, हर शख्स को घर बैठे पैसे भी मिल जाते और उस शख्स ने जो बिजली का बिल देना था उससे वो आटा खरीद लेता। जी, अब हमारी हुकूमतें ये वाले काम करती क्यों हैं कि सिर्फ दिखाया जाए, शब्दबाजी की जाए कि हम ये आटा दे रहे हैं, ये देखें जी लोग आए हुए हैं। जी सर, और सुनने में ये भी आया कि वो आटा खाने के काबिल भी नहीं है। ये एक दूसरी बात है कि जो आटा इंतहाई नाकस है। हाँ जी, और पहली बात तो ये कि ये तरीकाकार ही गलत था। जी, दूसरा ये है कि जो आप सब्सिडी दे भी रहे हैं वो भी इंतहाई नाकस है। जी, और आप बिलीव करें कि वो आटा जानवरों के खाने के काबिल भी नहीं है जो ये लोगों इंसानों को दे रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये एक गरीब बंदे का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है ये जो प्लान जी, है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, थोड़े से पैसे हैं, तकरीबन जैसे उमर साहब ने बताया कि 3600 रुपये बनता है, आप उसको उनके बिजली का बिल माफ कर देते, उसको पैसे बच जाते, उसमें रिलीफ दे देते, वो उससे कुछ भी कर ले, जो उसकी ज्यादा जरूरत की चीज उसको कर लेता है। और ये जो लाइनों में लग लग के उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं, वो बेचारे अपने जिस्म के हिस्सों से माजूर हो रहे हैं। साहिवाल में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें देखें आपकी खातून जाँ बाक हो गई और तकरीबन 20 से ज़ायद खवातीन जख्मी हुई। तो ये इंतजामिया के पास ऑलरेडी पहले ही बहुत ज्यादा मसाइल हैं। उस वजह से अभी देखें, इस वजह से एक तरफ इन्होंने कुछ लोगों को, मैं इसमें इसे आपके सवाल का फतह उठाते हुए बताना चाहता हूँ कि सब्सिडी इन्होंने आटा तकसीम शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने प्लान दिया आटे का, सारी इंतजामिया, पुलिस फोर्स, तमाम डिपार्टमेंट इसमें लग गए। ठीक है, उधर से जो जखीरा अंदोज थे वो बेलगाम हो गए। उन्होंने वो कसर उधर निकाली, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने अपने रमजान का मन था, उन्होंने अपनी मन मर्जी की रेट लगाए, क्योंकि इंतजामिया उनको पूछने वाली नहीं थी। सारा उनका फोकस आटा तकसीम पे हो गया। पंजाब गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट, सब अदारे, तमाम डिपार्टमेंट के लोग इस पे लग गए और बाकी जो हैं वो जखीरा दो जो हैं अपनी मर्जी की रेट लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आवाम को नुकसान हो रहा है, जो ये लम्हा फिक्र है। जी सर, इसी के साथ उमर सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? जी, एक तो लोगों को मेरा मैसेज, जनरली हमने थोड़ी सी पहले बात भी की है कि अभी बहुत गरीब लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। जी बिल्कुल। तो जो लोग अफोर्ड करते हैं वो शुरू अपने हमसाये से करें, फिर अपने दूर जाएं, उन लोगों की मदद करें, उन लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखें। क्योंकि इस टाइम पहले ये होता था कि गरीब आदमी कभी रोटी की वजह से परेशान नहीं था। अभी हालात इतने बुरे हैं कि गरीब बंदा 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें यही है कि जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं या जो आम लोग भी हैं जो कुछ भी दे सकते हैं तो वो अपने तई लोगों की हेल्प करें। जी वही सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि आपके प्रोग्राम का नाम राह हक है। हाँ जी। तो हमें सिर्फ चाहिए कि हम हक के रास्ते पे चल पड़ें। जब हम सब हक के रास्ते पर चल पड़ेंगे तो अल्लाह करीम हमारे जो हर तरह के मसाइल हैं वो हल कर देगा। क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारा एक अक़ीदा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो देखें, वो उनका जो वो इतने ज़्यादा वो अमीर नहीं थे। उनका जो अल्लाह पाक ने मुआशी सिस्टम रखा था ना, वो अमीर नहीं थे, वो आम तबके से थे। लेकिन चूंकि वो हक पे थे, हक के रास्ते पे चलते थे, उनको हर तरफ कामयाबी थी। अल्लाह पाक ने ये हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम अपनाएं, अगर हम उनको अपना लेंगे तो हमारे लिए आसानी है। हक के रास्ते पे चलेंगे तो हमारे लिए कामयाबी है। जी बिल्कुल सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मैं आपकी बेहद मशहूर हूँ कि आप हमारे टाइम स्टूडियो में तशरीफ लाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान मुक़द्दस को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा निगहबान। खाने के मामले में कोई चांस नहीं लेना चाहिए और अच्छे खाने का सीक्रेट उसके फ्रेश इंग्रेडिएंट्स में है। और उस खाने को मजेदार और सेहतमंद बनाने के लिए मिलावट और केमिकल से पाक 100% खालिस आटा होना चाहिए, यानी स्पेशल सुपर आटा हीरा, अ प्रोडक्ट ऑफ मेहताब फ्लोर मिल्स, जो नाम है एतमाद का।
स्पेशल सुपर आटा हीरा में है फाइबर, आयरन और न्यूट्रिएंट्स जो बनाए आपकी रोटी को एकदम सॉफ्ट और फ्रेश। स्पेशल सुपर आटा हीरा, होलसेल डीलर शानी ट्रेडर्स, साहिवाल 0300 9691 259। क्रॉकरी की खरीदारी अब न होगी जेब पर भारी। खुर्रम क्रॉकरी एंड होलसेल डीलर, घर भर की तमाम क्रॉकरी की खरीदारी होगी सहूलत, आसानी और किफायतशारी से, और वो भी होलसेल रेट्स पर। इंपोर्टेड डिनर सेट, टी सेट, वाटर सेट, सूप सेट, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, इंपोर्टेड थर्मस, नॉन स्टिक सेट की वसी तरीन वैरायटी, सिल्वर स्टील के बर्तन, मेलामाइन के तमाम बर्तनों की मुकम्मल वैरायटी, घर भर की जरूरत की तमाम मयारी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत जिनमें माइक्रोवेव ओवन, जूसर, ब्लेंडर, फूड फैक्ट्री और वो तमाम अशिया जो आप चाहें। होलसेल की मयारी खरीदारी करने के लिए दुकानदार हजरात राबता करें। जहेज की मुकम्मल खरीदारी पर खसूसी डिस्काउंट, कुशादा पार्किंग एरिया। तो आज ही तशरीफ लाएं और खरीदारी करें। बेशुमार वैरायटी और मार्केट के मुकाबले में सबसे कम गारंटेड रेट्स पर। खुर्रम क्रॉकरी एंड होलसेल डीलर, सिटी पोस्ट ऑफिस रोड, नज़द अंसार गली, साहिवाल। 0300 9696 702, 0321 9696 702।